दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन के बारे में जो सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। दोस्तों, धान में सिंचाई क्रांतिक अवस्था होती है, ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए। बूटिंग स्टेज में धान में सिंचाई करते हैं। अगर धान का वानस्पतिक नाम देखा जाए तो धान का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ओराइजा सटाइवा। धान किस फैमिली से आता है तो धान एक ग्रेमिनी फैमिली, घास कुल का पौधा है। अगर गेहूं की सिंचाई क्रांतिक अवस्था, तो जो CRI स्टेज है दोस्तों, गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था CRI स्टेज। CRI का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिटिएशन, जो कि 20 से 25 दिन पर आती है। डेट आफ्टर सोइंग मतलब बुआई के 20 से 25 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की बोरो जाति की बुआई कब की करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि धान की 3 जातियाँ होती हैं। एक होता है अस, AUS अस। एक होता है अमन, अमन। और थर्ड होता है बोरो। जो कि अस प्रजाति होती है, जाति होती है, इसकी बुआई मई से जून में करते हैं। और अमन होती है जिसकी बुआई जून से जुलाई में करते हैं। और बोरो जाति की बुआई दिसंबर से जनवरी में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर से जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है साउथ वेस्ट एशिया, टर्की है। ठीक है दोस्तों, टर्की आता है। अगर इंडो अर्मा देख लें तो इंडो अर्मा जो है आपका धान का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, धान का उत्पत्ति स्थान है इंडो अर्मा। चाइना होता है लीची का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं की बुआई कब करते हैं। गेहूं की बुआई कब की जाती है। तो गेहूं की बुआई करते हैं 15 से 20 नवंबर। ठीक है, 15 से लेकर 20 नवंबर के बीच में गेहूं की बुआई करते हैं। गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम स्टीमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ का वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो जौ का वनस्पतिक नाम होता है हाइडियम वल्गैर। ठीक है दोस्तों, हाइडियम वल्गैर। ट्रिटिकम स्टीमम यहाँ पर अभी देख लेते हैं, गेहूं का होता है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्टीमम। ओराइजा सटाइवा होता है आपका धान का वनस्पतिक नाम। और जिया मेज होता है मक्के का वनस्पतिक नाम। ठीक है, मक्के का वनस्पतिक नाम जिया मेज। ये सब जो तीनों जो फसलें हैं, ये सब घास कुल की फसलें ग्रेमिनी फैमिली से आती हैं। ठीक है, चारों फसलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ठीक है, अभी हमने देखा टर्की है जो कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान। मक्का का वनस्पतिक नाम अभी हमने देखा जिया मेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मक्का की बुआई की गहराई कितनी होती है। मक्का के बीज में कितने गहराई पर बुआई करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, खरीफ मक्का की बुआई का समय। खरीफ मक्का की बुआई कब करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका 15 से दोस्तों 30 15 से 30 जून। ठीक है, 15 से लेकर 30 जून के बीच में करते हैं। 15 से 30 जून, 15 to 30 जून मक्का की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्के की फसल में सामान्यतः किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। मक्के की फसल में सामान्यतः किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमाजीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। ठीक है, मक्के की फसल की सिंचाई क्रांतिक अवस्था पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज में मक्के में सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मक्के में जीन प्रोटीन कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? जो मक्के में प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है जीन। ठीक है, मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है जीन। कितनी मात्रा मक्के में पाई जाती है जीन प्रोटीन की? तो 10% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की रानी किसे कहा जाता है? खाद्यान्नों की रानी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों की रानी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मक्की को कहा जाता है। ठीक है, मैज, मैज को खाद्यान्नों की रानी कहते हैं। वनस्पति नाम होता है जिया मैज। अगर पूछा जाए कि दलहनों की रानी, दलहनों की रानी कहा जाता है मटर को। दलहनों का राजा होता है आपका चना। अगला क्वेश्चन है, दलहनों की रानी किसे कहते हैं? दलहनों की रानी अभी हमने देखा, दलहनों की रानी चना और सॉरी मटर को कहते हैं। लीची को क्या कहता है? तो लीची फलों की रानी जो होती है लीची होती है, फलों की रानी लीची। अब फलों का राजा होता है आम, राजा, फलों का राजा आम कहते हैं। दलहनों का राजा होता है चना और दलहनों की रानी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पपीते की पपीते की सफल खेती के लिए नर पौधों की कितनी संख्या होनी चाहिए? जो पपीते की खेती करते हैं उस सफल खेती के लिए नर पौधों की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए, कम से कम 10% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम होगा बॉस इंडिकस। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। भैंस का यहाँ पर देख लीजिए, भैंस का होता है, अगला है भैंस। ठीक है, भैंस का होता है वैज्ञानिक नाम बुबेलस, बुबेलिस। कैप्रा हिरकस किसका होता है? तो कैप्रा हिरकस होता है बकरी का। ठीक है, बकरी का बकरी का वैज्ञानिक नाम, बकरी का वैज्ञानिक होता है। और ओबी सीरीज है तो दोस्तों ये होता है आपका भेड़ का। ठीक है, भेड़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में पानी मिलावट की जो मात्रा होती है किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो उसका सही जवाब होगा आपका जो होता है इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध में पानी मिलावट की मात्रा को ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ पर देख रहे हैं जेली मीटर का प्रयोग करें तो जेली मीटर का प्रयोग करते हैं फलों में जो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। और यहाँ ब्यूटारोमीटर होता है जो कि दुग्ध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्यूटारोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की फसल का बीज दर कितना होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, म्यूटेशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जीन में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जीन में अचानक परिवर्तन, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 310 दिन का। और यहाँ पर गाय का देख लीजिए, गाय का होता है 280 दिन। ठीक है, गाय का 280 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस बच्चों को उसके शरीर भार का कितना दिया जाता है? खीस बच्चों को उसके शरीर भार कितना? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/10 भाग। ठीक है दोस्तों, 1/10 भाग दिया जाता है। तो इसमें 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं आप, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।